जी अस्सलाम वालेकुम। कैफ और आज के लेक्चर का आगाज़ करते हैं। लेक्चर 75। आज के लेक्चर में हम निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में चैप्टर 14 के कुछ क्वेश्चंस आपको दिए गए थे कल, पहले वो हम असाइनमेंट डिस्कस करेंगे, फिर इसके बाद नेक्स्ट लर्निंग ऑब्जेक्टिव की तरफ चलेंगे। और नेक्स्ट लर्निंग ऑब्जेक्टिव हमारा इस लिहाज से डिफरेंट है प्रीवियस वाले निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के कंसेप्ट से कि इससे पहले हमने जो कंसेप्ट्स पढ़े थे वो जनरल थे, यानी वो ऐसे कंसेप्ट्स थे जो हर तरह के निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट पे अप्लाई होते हैं। लेकिन आज से हम निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स की स्पेसिफिक इंस्ट्रूमेंट वाइज डिस्कशन करने जा रहे हैं। यानी आज के लेक्चर में हम सारी डिस्कशन करेंगे प्रोमिसरी नोट के ऊपर, स्पेसिफिकली प्रोमिसरी नोट के ऊपर, यानी कैसे उसने हमें ये चैप्टर 14 और 15 अरेंज करके दिया। पहले उसने हमें जनरल डिस्कशन बताई, निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट से रिलेटेड जनरल कंसेप्ट्स क्या हैं। फिर इसके बाद निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स की 3 टाइप्स हैं, तो हर टाइप के जो अपने स्पेसिफिक कंसेप्ट्स हैं वन बाय वन हमें वो बता रहा है। आज हम प्रोमिसरी नोट के स्पेसिफिक कंसेप्ट्स, फीचर्स वगैरह स्टडी करेंगे। फिर उसके बाद कल हम बिल ऑफ एक्सचेंज के स्पेसिफिक फीचर्स वगैरह स्टडी करेंगे, और फिर उसके बाद चेक के स्पेसिफिक फीचर्स वगैरह स्टडी करेंगे। यानी जनरल डिस्कशन हमारी कंप्लीट हो गई। आज से हमारी स्पेसिफिक डिस्कशन स्टार्ट होगी। पहले प्रोमिसरी नोट की, फिर बिल ऑफ एक्सचेंज की, और फिर चेक की। प्रोमिसरी नोट और बिल ऑफ एक्सचेंज की डिस्कशन इसी चैप्टर में मौजूद है, लेकिन चेक की डिस्कशन नेक्स्ट लेक्चर। लेकिन अब से ऑनवर्ड चैप्टर 14 जितना हिस्सा रह गया वो भी, और चैप्टर 15 भी, ये स्पेसिफिक डिस्कशन होगी हर इंस्ट्रूमेंट की। पहले प्रोमिसरी नोट, फिर बिल ऑफ एक्सचेंज, और फिर उसके बाद चेक। लेकिन आगे चलने से पहले प्रीवियस लेक्चर में कोई क्वेश्चन हो पूछ लीजिए। चेक डज नॉट नीड एक्सेप्ट। जो बिल ऑफ एक्सचेंज होता है ना, ये हम पढ़ेंगे, इसमें दूसरी पार्टी को इसे एक्सेप्ट करना होता है, मानना है। जैसे फर्ज कीजिए मैं प्रोमिसरी नोट लिखता हूँ, प्रोमिसरी नोट में वर्डिंग होती है आई प्रॉमिस टू पे ₹10,000, आई प्रॉमिस टू पे ₹10,000। अब मैंने नीचे साइन कर लिए, इंस्ट्रूमेंट इनको दे दिया। नहीं ठीक है भाई, उधर बीमार ना हो जाना, कल छुट्टी करता, कोई बात नहीं, दूर ही हो, कोई बात नहीं, आए तो हो ना, नज़र तो आ रहे हो, इन्हों कल छुट्टी कर लेना, कोई बात। तो मैंने साइन करके दे दिया। अब मज़ीद किसी से इसको साइन करवाने की ज़रूरत नहीं। जिस पार्टी ने पे किया है उसी ने लिखा है प्रोमिसरी नोट, जिस पार्टी ने पे करना है उसी ने लिखा है। इसकी एक्सेप्टेंस की ज़रूरत नहीं है, यानी किसी को मानने की ज़रूरत नहीं है, किसी की मज़ीद मंजूरी की ज़रूरत नहीं है। लेकिन बिल ऑफ एक्सचेंज में क्या होता है? बिल ऑफ एक्सचेंज की वर्डिंग ये नहीं होती आई प्रॉमिस टू पे मिस्टर ए ₹10,000। ये प्रोमिसरी नोट की वर्डिंग तो है। बिल ऑफ एक्सचेंज की वर्डिंग क्या होती है? मिस्टर बी प्लीज पे मिस्टर ए, बल्कि प्लीज नहीं कहना चाहिए, ए मिस्टर बी पे मिस्टर ए 10,000। अब ये लिख कौन रहा हूं मैं? मिस्टर जेड। क्या लिख रहा है? ए मिस्टर बी पे 10,000 टू ए। ये मैंने लिख दिया। लॉ कहता है आपने बिल ऑफ एक्सचेंज लिख दिया ना, अभी ये लीगली वैलिड नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि जिस पार्टी ने पैसे अदा करने हैं पहले उसकी रजामंदी तो ले लो, उसकी मंजूरी तो ले लो। ये ना उसको पता ही नहीं है और हम इसको ऑर्डर इशू कर रहे हैं, मिस्टर बी इसको 10,000 दे दे, मिस्टर बी इसको 20,000 दे दे, मिस्टर बी इसको 50,000 दे दे, और मिस्टर बी को पता ही नहीं क्या हो रहा है। इसीलिए जो भी बिल ऑफ एक्सचेंज होगा ना, जो बंदा लिखेगा ड्रॉर जो लिखेगा ना बिल ऑफ एक्सचेंज, तो अभी वो पक्का नहीं हुआ, फाइनल नहीं हुआ, वो ड्रॉई के पास बिल ऑफ एक्सचेंज लेके जाना पड़ेगा और ड्रॉई उसे साइन करेगा। इसका मतलब है एक्सेप्ट करेगा। एक्सेप्ट क्या करेगा? अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी कि मैं उसे पैसे अदा करूंगा। तो इसीलिए बिल ऑफ एक्सचेंज में एक्सेप्टेंस जरूरी है ड्रॉई की तरफ से, प्रोमिसरी नोट में नहीं। क्यों? क्योंकि प्रोमिसरी नोट में जिसने पैसे देने हैं वही लिख रहा है, वही साइन कर रहा है, उसमें 2 ही बंदे होते हैं। लेकिन बिल ऑफ एक्सचेंज में 3 बंदे होते हैं, लिखने वाला और, पैसे देने वाला और, वसूल करने वाला और। तो इसीलिए बिल ऑफ एक्सचेंज के केस में जिस पार्टी ने पैसे, लिखने वाला और है और जिसने पैसे अदा करने हैं वो और है। तो लॉ कहता है जिसने पैसे अदा करने हैं ना उसकी एक्सेप्टेंस भी जरूरी है। क्लियर? अच्छा, ये है नॉर्मल बिल ऑफ एक्सचेंज में।
चेक के बारे में मैंने आपको बताया था, चेक इज ए स्पेशल टाइप ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज। चेक है, लेकिन इसे स्पेशल टाइप क्यों कहा? क्योंकि उसमें स्टेट बैंक की भी कुछ रिक्वायरमेंट्स अप्लाई होती है। आपको तो स्टेट बैंक रिक्वायरमेंट, निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट की रिक्वायरमेंट से छेड़छाड़ की हुई है स्टेट में, ये 6 महीने वाली मेच्योरिटी डेट में, वो हमने पढ़ी हुई है बात, ठीक है, कुछ और चीज़ें। तो चेक के, हालांकि चेक भी एक टाइप ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज है, इसमें भी नॉर्मली 3 पार्टीज होती हैं, ड्रॉर, ड्रॉई पे, जैसे कॉलेज की एग्जांपल दी थी ना, कॉलेज ड्रॉर है, बैंक ड्रॉई है और एम्प्लॉय पेई है। अच्छा, इस केस में बैंक से एक्सेप्टेंस की जरूरत नहीं होती। चेक हालांकि एक टाइप ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज है, लेकिन इसके लिए बैंक की तरफ से एक्सेप्टेंस की जरूरत क्यों? क्योंकि ये एज्यूम किया जाता है ऑटोमेटिकली, बैंक ने जब चेक बुक दी ना तो उसने एक्सेप्ट कर लिया कि आप जितने भी चेक लिखेंगे, अगर आपके अकाउंट में पैसे हुए और साइन ठीक हुए तो मैं आपको पेमेंट कर दूंगा। इसीलिए चेक की एक्सेप्ट, जब चेक हम लिखते हैं तो बैंक से उसको एक्सेप्ट करवाने की जरूरत नहीं, आप डायरेक्ट पार्टी को दे सकते हैं और पार्टी पेमेंट ले सकती है। चेक की एक्सेप्टेंस की जरूरत नहीं है। चेक के बारे में 2 ही बातें तो बताई थी आपको कल खास। एक, ये हमेशा पेएबल ऑन डिमांड होगा, और दूसरा हमेशा बैंक को होगा। चले, एक और भाई ने आज पूछ ली, ये शायद लिखी इन्होंने कहीं पढ़ी है, चेक के केस में एक्सेप्टेंस की जरूरत नहीं। तो एक्सेप्टेंस का कंसेप्ट आपको समझ लग गया क्या होता है? ये प्रोमिसरी नोट में एक्सेप्टेंस की जरूरत नहीं होती, बिल ऑफ एक्सचेंज में होती है। अच्छा, तो फिर चेक तो एक टाइप ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज है, तो इसमें भी एक्सेप्टेंस होनी चाहिए? नहीं होती। चेक के केस में एक्सेप्टेंस की जरूरत नहीं है। भाई बात समझ आ गई? तो चेक के बारे में 3 बातें आपको बता दी, तीनों कहाँ लिखी है तीनों बातें? स्पेशल टाइप ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज, ऑलवेज पेएबल ऑन डिमांड, डज नॉट रिक्वायर एक्सेप्टेंस। स्पेशल टाइप ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज, ऑलवेज पेएबल ऑन डिमांड। लिख ले मेरा भाई, लिख ले, नहीं जहन में बैठता, भूल जाएगा शाम को ही, 2 महीने बाद क्या याद रहना है। अच्छा, ये आपको खुद से नहीं पता होता कि जो उस्ताद असूल बता रहा है वो लिखने भी है, लिख रहे होते हैं? अच्छा, ओके। अच्छा, पीछे वाले ने लिखा। तो चेक इज ए स्पेशल टाइप ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज। पहली चीज, चेक की खसूसियात, खसूसियात क्या? स्पेशल टाइप ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज, डज नॉट रिक्वायर एक्सेप्टेंस और हमेशा पेएबल ऑन डिमांड। ये हो नहीं गया। चेक इज ए स्पेशल टाइप ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज, ऑलवेज पेएबल ऑन डिमांड, डज नॉट रिक्वायर एक्सेप्टेंस और ड्राई इज ऑलवेज बैंक। ये भी लिखवाया था, शाबाश, ये भी लिखे। 4 बातें बता दी आपको चेक के बारे में। चलिए और कोई क्वेश्चन जी? पेमेंट अगर इन गुड फेथ है लेकिन विद नेग्लिजेंस है, क्या वो पेमेंट इन ड्यू कोर्स है? नहीं है। अब एक स्टूडेंट ने कहा सर एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल्स। ये जो कंसेप्ट है ना हमारा कि पेमेंट इन गुड फेथ विदाउट नेग्लिजेंस, इसकी एग्जांपल, ठीक है। अब देखें, फर्ज कीजिए ये पेमेंट इन ड्यू कोर्स, जब आपने कंसेप्ट लेके आना है तो अपने जहन में बैंक को ले आना है। बैंक के सिस्टम के साथ चूंकि आप फेमिलियर है तो आसानी से पता, हालांकि ये प्रॉमिसरी नोट और बिल ऑफ एक्सचेंज पे भी अप्लाई होता है, ठीक है। इन गुड फेथ विदाउट नेग्लिजेंस, चेक आया, कैशियर ने साइन देखे नहीं, अमाउंट देखी नहीं अकाउंट में है कि नहीं, पेमेंट कर दी। ये क्या है? ये नेग्लिजेंस वाला पॉइंट है कि गुड फेथ वाला? नेग्लिजेंस वाला, नहीं करना चाहिए। क्या ये पेमेंट इन ड्यू कोर्स है? अगर ड्रॉर के साइन मैच ना होते हो फिर भी बैंक पेमेंट कर दे, क्या पेमेंट इन ड्यू कोर्स है? नहीं। किस वजह से? गुड फेथ की वजह से कि नेग्लिजेंस? नेग्लिजेंस की वजह से। अच्छा, अगली मिसाल सुने। चेक गुम हो गया, अकाउंट होल्डर ने फोन करके बैंक को कहा ए भाई ये चेक नंबर नोट कर, इसकी पेमेंट ना करना। बैंक ने कहा बिल्कुल ठीक है। एक आदमी आया फटे पुराने लिबास में और 1.5 लाख का चेक उसने उसके सामने रख दिया। कैशियर को पता भी है कि इसकी पेमेंट स्टॉप करने के लिए फ़ोन आ चुका है, लेकिन उसने कहा गरीब आदमी है, इसके अकाउंट में तो करोड़ों रुपया पड़ा हुआ है, गरीब आदमी है। उस गरीब आदमी ने कहा बैंक वाले कैशियर को मैं तुम्हें भी 10,000 दे दूंगा, तो पेमेंट कर दी।
क्या ये पेमेंट इन ड्यू कोर्स है? क्यों? इन गुड फेथ नहीं है। गुड नेग्लिजेंस होता है लापरवाही, गुड फेथ का ताल्लुक होता है फ्रॉड। जैसे वो आपने पार्टनरशिप में पढ़ा था ना, एक पार्टनर होता है कि वो फ्रॉड करे, क्वालिफाइड ड्यूटीज और एब्सोल्यूट ड्यूटीज पढ़ा तो उसमें था ना, एक नेग्लिजेंस वाला पॉइंट था और एक फ्रॉड वाला पॉइंट था। फ्रॉड वाले में कहा था वो पार्टनर जो है वो कंपनसेट करेगा, नेग्लिजेंस में कहा था कि रेटिफाई भी कर सकता है। तो उसी तरह यहां पे भी इन दोनों में फर्क है। इन गुड फेथ विदाउट नेग्लिजेंस, नेग्लिजेंस का मतलब क्या? लापरवाही से। गुड फेथ का मतलब क्या? कि अगर आप तो फिर आपका गुड फेथ नहीं है। अगर आप फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो, फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी के जरिए से जानबूझ के आपको पता है कि ट्रू ओनर नहीं है फिर भी पेमेंट कर दी, तो ये इन गुड फेथ नहीं। चेक किए बगैर, अब देखिए दो सिचुएशन है, मुझे कहीं पे फेसबुक से कहीं मैसेज आया, कोई चीज आई, कोई मैसेज इंफॉर्मेशन मिली, मैंने कहा अच्छा, अब चेक किए बगैर ही उसको एज इट इज आगे फॉरवर्ड कर दिया। क्या मैंने सही किया? तहकीक किए बगैर बात आगे फॉरवर्ड कर दी मैंने, सही किया? नहीं किया, ये नेग्लिजेंस है, ये है नेग्लिजेंस। अच्छा कोई बात मेरे पास आई फोन में, मुझे पता है कि वो गलत है, फिर भी मैं फॉरवर्ड कर देता हूं, ये भी गलत किया। लेकिन ये इसमें मेरा गुड फेथ नहीं है। इसका मतलब मैं अंदर अंदर कोई दो नंबरी करना चाह रहा हूं, मेरा कोई गलत इरादा है, गलत इंफॉर्मेशन को फैलाने के पीछे मेरा कोई गलत इरादा है। ये है गुड फेथ। तो गुड फेथ और नेग्लिजेंस में फर्क समझ आया? तो नेग्लिजेंस की एग्जांपल से ज़हन में क्या आए? साइन मैच नहीं किए। और गुड फेथ के क्या आया? कि रोका था पेमेंट नहीं करनी, उसके बावजूद उसने पेमेंट कर दी क्योंकि शायद उसको उसके बाद कोई कमीशन मिल रहा था। ये है गुड फेथ। क्लियर? तो दोनों में से एक चीज भी अगर ना हुई ना, पेमेंट इन ड्यू कोर्स नहीं होगी, कंपनसेट करना पड़ेगा जिसका नुकसान हुआ है। क्लियर होगी ये बात? पेमेंट इन ड्यू, शाबाश। अच्छा जैसे, अच्छा चले अब मेरे एक सवाल का जवाब दें। बिल ऑफ एक्सचेंज है, अब चेक नहीं है, बिल ऑफ एक्सचेंज। एक पार्टी बिल ऑफ एक्सचेंज लेके आई, किसके पास लेके आएंगे? ड्रॉर के पास के ड्रॉई के पास? पे या इंडोर्जी, किसके पास आएगा? क्या ड्रॉई को चेकिंग, अगर वो इंडोर्जी है कोई फॉर एग्जांपल, चेकिंग करनी चाहिए, पूछ लेना चाहिए भाई तुम कौन हो, कहाँ से आए हो, आईडी कार्ड जमा करवाओ पे, कि जैसे ही बिल ऑफ एक्सचेंज मिला इंक्वायरी किए बगैर पेमेंट कर देनी चाहिए? इंक्वायरी करनी चाहिए, पूछना, इंक्वायरी करनी चाहिए। उसने इंक्वायरी नहीं की, उसने अपना इंस्ट्रूमेंट देख के पैसे दे दिए, क्या ये पेमेंट इन ड्यू कोर्स है? नहीं। अच्छा किस वजह से नहीं? गुड फेथ की वजह से कि नेग्लिजेंस? गुड फेथ का मसला है कि नेग्लिजेंस का? नेग्लिजेंस का, शाबाश। हाँ क्योंकि इंक्वायरी के बाद, लेकिन वो जल्दी में था, उसने कहा क्या इंक्वायरी कर। तो ये है गुड फेथ और नेग्लिजेंस में फर्क। फर्क बता दिया मैंने आपको, लेकिन आपके लिए जानना जरूरी नहीं था। फर्क जानना क्यों जरूरी नहीं था? क्योंकि है सिलेबस में, क्योंकि दोनों सूरतों में इफेक्ट सेम है। तो चाहे नेग्लिजेंस हो चाहे नॉट गुड फेथ हो, दोनों सूरतों में इफेक्ट सेम है। तो कोई भी हो, आपने तो लिखना यही है सोल्यूशन, पेमेंट इन ड्यू कोर्स नहीं है, वैलिड नहीं है, ट्रू ओनर को कंपनसेट करेंगे। तो जब दोनों सूरतों में लीगल इफेक्ट सेम है तो क्या उनका फर्क जानना जरूरी है? नहीं है। लेकिन चूंकि आपने पूछा तो मैंने बता दिया, इसीलिए आप देखेंगे हमेशा ये एक ही लाइन में आपको नजर आएंगी, चीजें अलग-अलग नहीं आएंगी। इन गुड फेथ और नेग्लिजेंस इकट्ठे ही नजर आएंगे हमेशा, अलग-अलग नहीं। ठीक है जी, और कोई क्वेश्चन? जी वो जो साइन वाला केस था उसमें होल्डर की भी मिस्टेक थी और हमने हो रहा था कि होल्डर भी ट्रू ओनर को लायबल होता है। होल्डर भी ट्रू ओनर, साइन अगर मैच नहीं हो रहे थे तो इसका मतलब है किसी ने 2 नंबर साइन करके दिए थे। ऐसे ही है। और बैंक हमने इस केस में बोला बैंक लायबल है ट्रू ओनर को, लेकिन होल्डर को भी तो होना चाहिए ना, क्योंकि उसने भी गलत किया, उसने भी साइन किए। होल्डर को भी, हाँ होल्डर को भी होना चाहिए। अब देखिए पॉइंट ये आया, केस को जितना आगे सोचते जाएंगे केस आगे बढ़ता जाएगा। इन्होंने केस को एक स्टेप आगे लेके, सुनिए जरा, 2D से 3D हो गया केस। वो कैसे? बैंक है, उसने इस होल्डर को चेकबुक इशू की, चेकबुक गुम हो गई, चेक था गिर गया, इन भाईजान ने पकड़ लिया, फेक साइन किए, 1 लाख लिख के बैंक के पास आ गए।
बैंक ने साइन देखे बगैर पेमेंट कर दी, इनके अकाउंट से पैसे निकाल के इनको दे दिए, क्या ये पेमेंट इन ड्यू कोर्स है? क्यों नहीं है? नेग्लिजेंस किया, ठीक है। अब बैंक की जिम्मेदारी है कि उसकी अपनी गलती की वजह से उन्होंने पैसे इसके अकाउंट से निकाल के इसको दिए, तो इसको कंपनसेट करना है। मेरी केस स्टडी यहाँ पे ख़त्म हो गई थी। इनका आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, सर बैंक ने इसको कंपनसेट कर दिया, लेकिन ये भाई जो फ्रॉडिया 1 लाख लेके चला गया, इसको भी तो लायबल होना चाहिए। इसको क्या क्लीन चिट दे? नहीं, क्लीन चिट नहीं दी इसको। बैंक आपका क्या हाल है, जब इसको 1 लाख दे देगा तो चुप करके बैठ जाएगा? बैंक अपने सारा नेटवर्क दौड़ाएगा, इस बंदे को ढूंढो। लेकिन इस बंदे को ढूंढ के इससे पैसे रिकवर करवाना अब बैंक की टेंशन है, इस भाई की टेंशन नहीं है। इसीलिए जब केस स्टडी आपने इस भाई के पॉइंट ऑफ व्यू से सॉल्व करनी है ना, तो आपने सिर्फ इतना लिखना है कि बैंक इसको कंपनसेट करेगा। लेकिन अगर केस स्टडी बैंक के पॉइंट ऑफ व्यू से करनी है तो स्टेप नंबर 1 में आप लिखेंगे बैंक इनको कंपनसेट करेगा, और स्टेप नंबर 2 में क्या लिखेंगे? इन्हें भाई से रिकवर करेगा। क्लियर होगी ये बात जी? अगर उन्होंने कहा सर वो साइन करने वाला साइन ऐसे एक्सपर्ट तरीके से करे कि पता ही ना चले, वैसे तो बैंक वाले वहाँ पे एक्सपर्ट होते हैं मैच करने में, उनको बहुत सी, वो सिर्फ स्ट्रक्चर मैच नहीं करते, मैंने आपको बताया था, वो फ्लुएंसी भी मैच करते हैं, वो पेपर के ऊपर प्रेशर कितना है वो भी मैच करते हैं। लेकिन फर्ज कीजिए फॉर द सेक ऑफ आर्गुमेंट, उन्होंने कहा सर अगर बिल्कुल परफेक्ट कॉपी हो तो फिर अगर बैंक कर देता है तो फिर वो पेमेंट इन ड्यू कोर्स समझी जाएगी। यानी अगर बैंक अपनी तसल्ली कर लेता है, अपनी तसल्ली कर लेता है, तो फिर वो पेमेंट इन ड्यू कोर्स। इसी को थोड़ा सा एग्जांपल को चेंज करके मैं आईकैप की केस स्टडी एक आपके सामने रख रहा हूं। एक चेक था, पेएबल ऑर्डर चेक था, पेएबल टू बुखारी, आपने केस स्टडी की होगी शायद, पेएबल टू बुखारी। वो बुखारी भाई से गिर गया तो एक दूसरे बुखारी भाई थे, उनके हाथ लग गया। अब ये दूसरे बुखारी भाई जो है बैंक के पास गए, या फर्ज कीजिए अगर बिल ऑफ एक्सचेंज है तो उस पार्टी के पास गए जिसे पैसे, उन्होंने ड्यू इंक्वायरी करके कि वाकई ये बुखारी ही है, पेमेंट कर दी। बुखारी वही था, बुखारी था, लेकिन ये 2 नंबर बुखारी था। क्या ये पेमेंट इन ड्यू कोर्स है? हालांकि हुई गलत पार्टी को है, लेकिन क्या पेमेंट ड्यू कोर्स है? बिल्कुल, क्योंकि पेमेंट करने वाले ने अपनी तसल्ली कर ली। तो अगर वो रीजनेबल अपनी तसल्ली कर ली जाए तो उस सूरत में फिर उस पार्टी की जिम्मेदारी नहीं है। तनाज़ा बन सकता है, लेकिन ऐसा रेयर होता है। वो तो सोच रहे हैं ना कि ऐसा कभी होता है कि परफेक्ट साइन कोई किसी के कर दे, नॉर्मली ऐसा नहीं होता। ठीक है जी, और कोई क्वेश्चन? चलिए अब चलते हैं हम अपने रिवीजन वाले चैप्टर की तरफ। आज किस चैप्टर की रिवीजन की बारी थी? चैप्टर 4 की। और ये ईद वाली असाइनमेंट है जो आपने ईद में, कितने स्टूडेंट ने असाइनमेंट की है? कितने स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने या तो ईद को कर ली थी वो भी हाथ उठाएं, और जिन्होंने ईद को नहीं की थी लेकिन कल कर लिया चैप्टर वो भी हाथ उठाएं। प्यारे भाई ने असाइनमेंट क्यों नहीं की? क्यों नहीं की मेरे भाई ने असाइनमेंट? बताना। ना ईद को की, ईद को ना कल की, क्यों नहीं की? क्यों नहीं की? बारिश का क्या ताल्लुक है असाइनमेंट से? किस पहाड़ पे रहते हो? किस गार के अंदर सैलाब आ गया था? बारिश का क्या ताल्लुक है? अरे गीली असाइनमेंट चेक करा दे मेरे को, गीली असाइनमेंट चेक करा दे। क्या करते हैं आप? हाँ मेरा भाई असाइनमेंट क्यों नहीं की? तूने ईद को भी असाइनमेंट नहीं की थी, मैं चुप कर गया। तूने कल भी असाइनमेंट नहीं की, क्यों? क्यों असाइनमेंट नहीं करनी तो इसको बेच के पूड़ा खा ले, क्या फायदा इसका? मेरा भाई कल असाइनमेंट करेगा, पक्का वादा? रिटर्न असाइनमेंट, शाबाश। आपकी असाइनमेंट किधर है? आपकी असाइनमेंट किधर? असाइनमेंट पूछ रहा हूं, क्यों नहीं की असाइनमेंट? कब करेंगे आप लोग असाइनमेंट? सिर्फ ने नहीं की।
क्या फायदा डिस्कशन करने का। चले बहरहाल स्टडी करते हैं। आप केस स्टडी को असाइनमेंट दिया, डिस्कस तो करनी पड़ेगी। एक स्टूडेंट भी अगर करके आया तो नहीं करने ना करे मुझे क्या, अगली दफा फिर अपना ही फायदा है। डिस्कस वेदर रहीम कैन सू नादिर इफ टीम मींस द टूर्नामेंट बट नादिर रिफ्यूजेस टू पे। किसी टूर्नामेंट की बात हो रही है, इसका मतलब केस स्टडी हो ना हो, केस स्टडी है, केस स्टडी है। वैसे उसकी शक्ल देख के भी पता चल रहा है। रहीम खान is a software engineer who runs his own IT firm. He engages many freelancers as and when required to work on different projects. He also works part-time in a computer training institute where he teaches various computer courses. Consider the following matters under the contract at 1872. On 10 September 2022, a virtual gaming tournament has been scheduled in which a gaming expert team will participate from Pakistan. Rahim provided training to Pakistani team. Considering the team's skills, he proudly claimed to his friend Nadir that his team will win the tournament. अच्छा, यहाँ पे रुक के मुझे बताइए, अगर उसकी टीम यूएसए में टूर्नामेंट हो रहा है, उस टूर्नामेंट को विन करती है और टूर्नामेंट की मैनेजमेंट टीम को प्राइज देती है, वो वेजरिंग एग्रीमेंट है? वो नहीं है, वो तो गेम ऑफ स्किल पे डिपेंड कर रहा है। वो हाँ, उनका अपना रियल इंटरेस्ट होगा उसमें, और वो प्राइज होगा। वो शीदा गोगा वाली केस स्टडी याद है? तो उन्होंने कहा था जो जीतेगा उसको 5,000, और जो नहीं आया उसने इसका मतलब पहले ही हार मान ली। जो नहीं आया उस पहले ही हार मान ली और दूसरा जीत गया। तो जीतने पे जो शीदा को या गोगा जो भी था उसको जो प्राइज मिला था, क्या वो वेजरिंग था? वेजरिंग नहीं था। यहाँ पे भी अगर टूर्नामेंट के जो पैसे हैं उनमें से प्राइज दिया जाता है, वो वेजरिंग नहीं है, वो तो इनाम है उनकी स्किल का। लेकिन यहाँ पे क्या कह रहा है? कह रहा है नादिर ऑफर्ड दैट इफ रहीम सबमिट रुपीज 1 लाख टू हिम एज ए सिक्योरिटी and his team wins the tournament, then Nadir will pay rupees 2 lakh to Rahim. Rahim agreed and rupees 1 lakh to Nadir. अब मुझे ये बताइए, क्या ये वेजरिंग का एग्रीमेंट है? इससे आपको उसने क्लियरली वेजरिंग का वर्ड यूज नहीं किया, कहीं आपको पता ना चल जाए, लेकिन आपको पता चल गया कि अगर अरेंजमेंट इस तरह की हो कि 1 लाख दो, अगर टीम जीत गई तो तुम्हें 2 लाख दिया जाएगा, वरना कुछ भी नहीं। तो लाख की शर्त लग गई है। ये क्या है? लाख। इसमें मुझे बताइए, ये जो स्किल्स हैं ये जो टीम की हैं, लेकिन ये इसमें जो नादिर और रहीम दोनों आपस में एग्रीमेंट कर रहे हैं, क्या इन दोनों का जो आपस का एग्रीमेंट है ये गेम ऑफ स्किल है? नहीं, इसमें रियल इंटरेस्ट इन्वॉल्व ही नहीं है इनका। ठीक है, इनका रियल इंटरेस्ट ये क्या होगा? वेजरिंग एग्रीमेंट होगा। ये क्या होगा? और ये वाइड है। ये क्या है? वाइड एग्रीमेंट है। अब इसमें चूंकि इलीगल है तो ना इनाम की रकम रिकवर करवाई जा सकती है और ना ही ओरिजिनल अमाउंट रिकवर करवाई जा सकती है। क्लियर? इसमें कोई प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम नहीं। करीम bought a textile mill from Laik on his assurance and a certificate from registrar that the mill and its assets were free from income. ये तो किया हुआ, पहले किया हुआ ना, कौन सा आपको याद होगा? Later, Kareem received a notice for payment of mortgage dues and found that certificate of registrar was forged by Laik. What rights are available to Kareem under the Contract Act? पहले करीम को यह बताया गया कि इस लैंड के ऊपर कोई चार्ज वगैरह लोन नहीं लिया, चार्ज मतलब गिरवी नहीं रखवाया गया, कोई उधार कर्जा नहीं लिया गया। लेकिन जब उसने सर्टिफिकेट भी देखा, बाद में पता चला सर्टिफिकेट जाली था और बैंक अपने पैसे मांग रहा है। बताइए क्या इस ट्रांजैक्शन में कोई प्रॉब्लम है? ये कॉज्ड बाय फ्रॉड है कि मिसरिप्रेजेंटेशन? फ्रॉड, क्योंकि उसने फेक जाली जानबूझ के एक फॉल्स सर्टिफिकेट दिया। अब अनजाने में सर्टिफिकेट कोई फॉर्ज थोड़ी बन जाता है, फॉर्ज यानी जाली सर्टिफिकेट बनाए तो फिर बनता है। तो ये इंटेंशन टू डिसीव, ये क्या हो गया? फ्रॉड। अब क्या राइट्स हैं करीम के? 2 राइट्स। पहला
कॉन्ट्रैक्ट को रिसेंड कर सकता है और दूसरा रिसेंड करे या ना करे, डैमेजेस क्लेम कर सकता है। हाँ, एक सिचुएशन ऐसी है जिसमें रिसेंड नहीं कर सकता। क्या? अगर वो ऑर्डिनरी डिलीजेंस से इसको आइडेंटिफाई कर सकता था, फिर ये वाइडेबल नहीं, याद है ना 5 कंडीशन थी, तो वाइडेबल नहीं रहता। जी, इसमें नोटिस देने की जरूरत नहीं है, नोटिस सिर्फ लेट डिलीवरी वाले कंसेप्ट में जरूरी होता है। डैमेजेस के लिए नोटिस देना सिर्फ किस जगह जरूरी होता है? लेट डिलीवरी वाले कंसेप्ट। यहाँ पे डैमेजेस के नोटिस देने की जरूरत, चाहे नोटिस दिया या नहीं दिया, डैमेजेस क्लेम कर सकते हैं। जी 13 में कोई प्रॉब्लम? 17 A leads B to believe that 500 tons of steel is made every year at his factory. B examines the accounts of the factory which shows that only 400 tons of steel is made. उसने कहा था 500, उसने कहा 400, पता चला 400 बनता है, 500 टन नहीं बनती प्रोडक्शन। प्रोडक्शन कितनी है? 400। सेलर ने कितनी कहा? 500। B thereafter buys the factory. Can B now void the contract? नहीं। आफ्टर डिस्कवरी ऑफ फैक्ट्स अगर वो डील करता है, इसका मतलब है उसने उस बेस पे डील नहीं की। फैक्ट्स डिस्कवर होने के बाद भी अगर आप कंटिन्यू करते हैं कॉन्ट्रैक्ट को, कॉन्ट्रैक्ट वाइडेबल नहीं रहता। वो याद है वो जनरेटर वाली केस स्टडी जिसमें खराब हो गया था जनरेटर, खराब तो उस वक्त तो वाइडेबल था, लेकिन उसके बाद भी रिपेयर करवा के इस्तेमाल करते रहे, फिर वाइडेबल नहीं रहा। अब अगर वो तबाह भी हो गया तो कॉन्ट्रैक्ट रिसेंड नहीं हो सकता। तो यहाँ पे उसे पता चल चुका था, उसके बावजूद भी कॉन्टैक्ट कर लिया उसने, क्या अब हम कह सकते हैं कि ये फ्रॉड हुआ? नहीं, अब तो उसको पता चल गया था। पता चलने के बाद भी कॉन्ट्रैक्ट करें तो वो कॉन्ट्रैक्ट फिर वाइडेबल नहीं। आफ्टर डिस्कवरी ऑफ फैक्ट, ये थी कोई 5 पॉइंट में? जी, इसकी लीगल प्रोविजन क्या होगी कि कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट वाइडेबल इफ फैक्ट्स वर डिस्कवर्ड बिफोर मेकिंग कॉन्ट्रैक्ट, या इफ आफ्टर डिस्कवरी ऑफ फैक्ट पार्टीज टुक बेनिफिट। हाँ, एक्सेप्शन के ऊपर आएगा ये वाइडेबल, क्योंकि इसमें कंक्लूजन हमारा क्या है कि कॉन्ट्रैक्ट वाइडेबल नहीं है। अब आ जाते हैं करंट चैप्टर की तरफ। ट्विस्ट करें स्टार्ट। What do you understand by term holder? Holder in due course and payment in due course. Payment in due course के पॉइंट बता दे मेरा भाई। मेरा भाई पेमेंट इन ड्यू कोर्स के पॉइंट बताएगा। Who holds? Who makes payment to a person who holds the instrument, या who possesses the instruments, or pays in good faith without negligence, on or after maturity. Tenure, as per tenure of the instrument. Payment in money only. Payment in money only. ठीक है जी। तो ये बाकी होल्डर और होल्डर इन ड्यू कोर्स हम पहले पढ़ चुके हैं। क्या रिवाइज कर ले डेफिनेशन क्या आती है? अच्छा बाश तो सुनाए फिर। होल्डर इन ड्यू कोर्स सुनाए। हाँ वही बता दे। एडिक्वेट कंसिडरेशन के सिर्फ कंसिडरेशन, एडिक्वेट लाजमी है। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में तो एडिक्वेट कंसिडरेशन सिर्फ होना लाजमी था, एडिक्वेट होना लाजमी नहीं था। इधर एडिक्वेट होना लाजमी है। अच्छा आगे चलें। एडिक्वेट कंसिडरेशन इन गुड फेथ बिफोर मैच्योरिटी के ऑन और आफ्टर। हाँ ये तो होल्डर इन ड्यू पेमेंट थोड़ी है। और लास्ट क्या था? कंप्लीट एंड रेगुलर। कंप्लीट एंड रेगुलर को एक्सप्लेन 100 रुपीज ना, कंप्लीट एंड रेगुलर को एक्सप्लेन करे विद द हेल्प ऑफ एन एग्जांपल। कॉर्नर वाले भाई जो पहले ही परेशान बैठे हैं, जी भाई बताएं। कंप्लीट एंड रेगुलर को विद, यानी किस सिचुएशन में कंप्लीट एंड रेगुलर हो सकता है, नहीं हो? स्टैंप लगा के। कौन से स्टैंप? वो हंस रहे हैं भाई। हाँ शाबाश।
जी भाई। नहीं नहीं, जो मैंने आपको एग्जांपल दी थी, चेक वाली एग्जांपल नहीं, कोई और, रेगुलर एंड कंप्लीट, उसमें मैंने एग्जांपल दी थी। हिंट देता था, हिंट दे दूंगा तो फिर 50 रुपये हो जाएंगे। और वो वाले 50 रुपये जिसके ऊपर मेरी काफ़ी देर से नज़र है, काफ़ी देर से नज़र है, 5वीं दफ़ा नज़र पड़ी है। हिंट दे दूं कि ना? कंप्लीट एंड रेगुलर, हिंट के बगैर बताएंगे? बताए, कंसिडरेशन पूरी होनी चाहिए। नहीं नहीं, वो हिंट। और कोई डेट? नहीं नहीं नहीं, कंप्लीट एंड रेगुलर में मैंने एग्जांपल दी थी। स्टैंप, अच्छा स्टैंप भी को आगे एक्सप्लेन करो कि कब कंप्लीट एंड रेगुलर है, कब नहीं है, और स्टैंप पूरी है तो क्या होगा, पूरी नहीं है तो क्या होगा। अगर 10,000 की अमाउंट है इंस्ट्रूमेंट की, लेकिन स्टैंप लगी हुई है सिर्फ 6,000 की, तो 6,000 जो है उसके लिए वो होल्डर इन ड्यू कोर्स है, और बाकी ऊपर 4,000 है उसके लिए होल्डर इन ड्यू कोर्स नहीं है, सिर्फ होल्डर है। क्यों भला? क्योंकि वो कंप्लीट एंड रेगुलर सिर्फ 6,000 के लिए है। प्रोमिसरी नोट और बिल ऑफ एक्सचेंज में स्टैंप होना, चेक में स्टैंप होना जरूरी नहीं है। प्रोमिसरी नोट, शाबाश शाबाश, ये याद है कंप्लीट एंड रेगुलर वाली बात। चलिए आगे, कह रहा है स्टेट वेदर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केस पेमेंट विल बी ट्रीटेड एज पेमेंट इन ड्यू कोर्स। बताना है पेमेंट इन ड्यू कोर्स है कि नहीं है। सुन ले, पहला केस, ए बैंकर मेक्स पेमेंट ऑफ ए पोस्ट डेटेड चेक, पोस्ट डेटेड चेक, टाइम बार डेट नहीं बोलना, पोस्ट बिफोर द डेट मेंशन ऑन द चेक, पेमेंट इन ड्यू करने, क्यों? पहले कर दी है, पहले कर दी है पेमेंट, उसकी चेक की डेट से पहले कर दी, पेमेंट आउट ऑफ ड्यू कोर्स। सेकंड, ड्रॉई ऑफ ए बिल ऑफ एक्सचेंज, कौन? ड्रॉई ऑफ ए बिल ऑफ एक्सचेंज मेड पेमेंट विदाउट मेकिंग इंक्वायरी एज टू आइडेंटिटी ऑफ पे, नेग्लिजेंस है, पेमेंट इन ड्यू कोर्स नहीं है, यानी आउट ऑफ ड्यू कोर्स है, पेमेंट इन ड्यू कोर्स नहीं है। थर्ड, ए बैंकर पेड ए चेक विद फॉर्ज सिग्नेचर ऑफ इंडोर्सर, फॉर्ज सिग्नेचर है इंडोर्सर के। अगर ये मैंने सवाल बदल दिया है, बैंक मेड पेमेंट ऑफ चेक ऑन फॉर्ज्ड सिग्नेचर ऑफ इंडोर्सर, ये पेमेंट इन ड्यू कोर्स है। और अगर फॉर्ज्ड सिग्नेचर ऑफ ड्रॉर हो फिर नहीं है, समझ है? ड्रॉर और इंडोर्सर, ये एग्जाम में केस स्टडी आएगी तो आप भूल जाएंगे, भूल जाएंगे, पता है मुझे, क्योंकि अभी आपको याद है, शाम तक याद नहीं रहेगी। आपने कौन सा असाइनमेंट करनी है? अभी क्लास में जो पढ़ा जाए वो शाम तक याद रहता है, शाम को जिसकी होम असाइनमेंट कर दी जाए वो 1 हफ्ते तक याद रहता है, और फिर अगर 1 हफ्ते के अंदर रिवीजन कर ली जाए उसी कंसेप्ट की, वो 1 महीने तक याद रहता है, और फिर 1 महीने के अंदर अगर दोबारा रिवीजन कर ली जाए 3 महीने तक याद रहता है, फिर 3 महीने के अंदर 2 दफा और रिवीजन कर ली जाए 6 महीने। ये मैं नहीं कहता, ये साइंसदान कहते हैं, रिसर्चर्स कहते हैं, इसको कहते हैं स्पेस्ड रेपिटेशन। ठीक है, मेमोरी साइंटिस्ट हैं, माइंड साइंटिस्ट, वो ये बात कहते हैं बार बार, क्योंकि भूलना बीमारी नहीं है, भूलना फितरी है, फितरत है, भूलना बीमारी नहीं, फितरत। लेकिन इसका तरीका क्या याद रखने का? लॉन्ग टर्म मेमोरी का, बार बार रिवीजन नहीं, बार बार रिवीजन, बार बार। आगे बताना मेरा फर्ज था, उसके ऊपर अमल ना करना आपकी आदत है। हाँ जी, आगे चलते। क्वेश्चन 14, सुल्तान ड्यू ए बिल ऑफ एक्सचेंज ऑन अमजद एंड मेड इट पेएबल टू बुखारी और ऑर्डर, बुखारी आ गया, बुखारी भाई का जिक्र हो रहा था अभी, बुखारी भाई आ गया। ऑन मैच्योरिटी अनदर पर्सन ऑफ द सेम नेम रॉन्गफुली एक्वायर्ड पोजेशन ऑफ द बिल एंड प्रेजेंटेड इनटू अमजद फॉर पेमेंट। 2 नंबर बुखारी ने ले लिया इंस्ट्रूमेंट और अमजद के पास पहुंच गया। अमजद आफ्टर मेकिंग ड्यू, अच्छा ये बिल ऑफ एक्सचेंज है, क्या अमजद को इंक्वायरी करनी है? अमजद ने इंक्वायरी की, अमजद आफ्टर ड्यू इंक्वायरी आई एम बीइंग सेटिस्फाइड दैट द प्रेजेंटर इज बुखारी,
मेड पेमेंट ऑन द बिल, उसने अपनी तसल्ली करके पेमेंट कर दी। अंडर द प्रोविजंस ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट डिस्कस वेदर अमजद इज डिस्चार्ज फ्रॉम हिज लायबिलिटी। है क्यों? क्योंकि उसने पेमेंट इन गुड फेथ विदाउट नेग्लिजेंस किया। उससे ना तो 1 नंबर बुखारी ने बताया कि मेरा इंस्ट्रूमेंट गुम हो गया है, और ना ही 2 नंबर बुखारी पे किसी किस्म का शक शुबे की कोई गुंजाइश थी, कोई वजह थी। अपनी तसल्ली कर ली, तो फिर ये पेमेंट इन, अगर तो इसे इतला पहुंच जाती 1 नंबर बुखारी की तरफ से कि इंस्ट्रूमेंट गुम हो चुका है, या ये इंक्वायरी किए बगैर पेमेंट कर देता, फिर हम कहते पेमेंट इन ड्यू कोर्स नहीं है। लेकिन ना इतला पहुंची, ना ही कोई मोर मसला सामने आया, पेमेंट इन ड्यू कोर्स है। अमजद भाई ने सही काम किया, लीगल पेमेंट हो गई। 15 अनम साइंड ए प्रोमिसरी नोट वर्डेड 1 month आफ्टर डेट, आई प्रॉमिस टू पे माहा आर ऑर्डर सम ऑफ ₹10,000 फॉर वैल्यू रिसीव्ड। पहले बताइए इसमें पार्टीज कितनी हैं? 2। कौन? महा पेई है और अनम अनम और महा। अनम कौन है? अनम मेकर है। अनम मेकर है। महा प्रोमिसरी नोट की पार्टीज को क्या कहते हैं? मेकर और पेई। प्रोमिसरी नोट की पार्टी को क्या कहते हैं? मेकर एंड पेई। मेकर कौन है इसमें? मेकर कौन है इसमें? और पेई कौन है? महा। महा कौन है? अनम कौन है? महा कौन? कौन पार्टी? पेई है। और अनम कौन है? 16 मारिया ड्रॉन ए बिल ऑफ एक्सचेंज ऑन जोहरा वर्डेड एज। अच्छा, अल्फाज पे गौर करना है, अल्फाज पे। 2 months आफ्टर डेट, यानी आज के 2 महीने बाद। आफ्टर डेट का मतलब आफ्टर टू डेट। 2 months पे टू हुसैन और ऑर्डर द सम ऑफ ₹5,000 फॉर वैल्यू रिसीव्ड। फॉर वैल्यू रिसीव्ड के ऊपर गौर नहीं करना, ये रूटीन के फॉर्मेलिटी के अल्फाज हैं। मारिया, ये किसने लिखा है? किसको लिखा है? जोहरा को। क्या लिखा? अच्छा, जोहरा जोहरा में फर्क पकड़ लिया है। एग्जाम में प्रोमिसरी नोट और बिल ऑफ एक्सचेंज में मजाल है कि फर्क नजर आता हो। प्रोमिसरी नोट और बिल ऑफ एक्सचेंज, इधर जोहरा और जारा में शाबाश भाई, क्या कंसेप्ट है। ये है मोटिवेशन। पे टू हसन, अपनी गलती निकाले। पे टू हुसैन और ऑर्डर द सम ऑफ रुपीज। अच्छा, इसका मतलब ड्रॉर कौन है लिखने वाला? ड्रॉर कौन है? मारिया। ड्रॉई कौन है? जहरा। और पेई कौन है? हुसैन। अच्छा, जो सवाल का जवाब देगा, इस बिल ऑफ एक्सचेंज के ऊपर 2 पार्टीज के साइन होंगे। हाथ उठा के बताना था, हाथ उठा के बताना था। किसके? ज़हरा, मारिया के और ज़हरा के। क्या ज़हरा की तरफ से एक्सेप्टेंस जरूरी है? बिल्कुल जरूरी है। बिल ऑफ एक्सचेंज में आपको तो एक्सेप्टेंस जरूरी होती है, प्रॉमिसरी नोट और चेक में नहीं जरूरी होती। बिल ऑफ एक्सचेंज में इंक्वायरी भी जरूरी है, एक्सेप्टेंस भी जरूरी है। वाह वाह, लिखे लिखे लिखे। बिल ऑफ एक्सचेंज में इंक्वायरी भी जरूरी है, एक्सेप्टेंस भी जरूरी है। बिल ऑफ एक्सचेंज में इंक्वायरी भी जरूरी है, एक्सेप्टेंस भी जरूरी है। चलिए आगे चलते हैं। एमा ड्रॉन ए चेक ऑन एबीसी बैंक। पेबल टू बिलाल और ऑर्डर। चेक है। ड्रॉर कौन? पेई कौन? ड्रॉई कौन? एबीसी बैंक। शाबाश, क्लियर। ये सिर्फ पार्टीज पूछा ताकि आपको पहचानना आ जाए कि
निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट की कितनी टाइप्स होती हैं और किस टाइप में कौन सी पार्टी होती है। तो बताइए इसमें मेकर कौन है चेक में? मेकर नहीं है, मेकर तो प्रोमिसरी नोड में होता है। खुदा का खौफ करें भाई, मेकर तो प्रोमिसरी नोड में होता है। ये ड्रॉर है। चलिए ये थे हमारे केस स्टडी की प्रैक्टिस। अब आज के कंसेप्ट। अच्छा आपको मैंने कहा था कुछ पढ़ के आना है। प्रोमिसरी नोट, बिल ऑफ एक्सचेंज और चेक। कितने स्टूडेंट्स पढ़ के आए हैं? हाथ उठाइए। ये ले, आधी से भी कम क्लास है। और हाइब्रिड क्लास में कोई भी नहीं पढ़ के आया? हाँ ये अब हाथ उठाया ना, शाबाश। अच्छा हाइब्रिड क्लास में रेशो ज्यादा है, बच्चे कम हैं लेकिन रेशो प्रोपोर्शनेटली ज्यादा अच्छे हैं। हाँ इसलिए मुझे लगता है मुझे हाइब्रिड क्लास में जाके पढ़ाना, आपको पढ़ाने का कोई फायदा नहीं है। हाइब्रिड वाले बच्चे ज्यादा काम कर रहे हैं, असाइनमेंट भी कर रहे हैं। प्रोमिस्ड, अच्छा आप सुन लें, प्रोमिसरी नोट डेफिनेशन सुन। आपको पता है कॉन्ट्रैक्ट में भी यही था, कंसिडरेशन में भी ऐसा ही था, फिर उसके बाद ऑफर, उसके बाद परफॉर्मर के डेफिनेशन, पार्टनरशिप में भी आता है। डेफिनेशन समझ ली, एसेंशियल्स ऑटोमेटिकली समझ आ जाते हैं। तो यूं ना समझिए कि जैसे ये आपने सारा पढ़ना है, यूं समझे सिर्फ डेफिनेशन है। यही डेफिनेशन प्रैक्टिकल फॉर्मेट में आपके सामने आएगी तो ये स्पेसिमेन बन जाएगी, और इसी डेफिनेशन के हिस्से कर दिए जाएंगे छोटे 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 छोटे, तो टोटे टोटे टोटे, तो ये एसेंशियल एलिमेंट्स बन जाएंगे, एसेंशियल्स बन जाएंगे या एलिमेंट्स बन जाएंगे। ठीक है, तो सुनिए जरा अटेंटिव होके, सबसे अहम डेफिनेशन है। प्रोमिसरी नोट क्या है? पूछे प्रोमिसरी नोट क्या है? इट इज ए रिटर्न, पहला कंसेप्ट रिटर्न। ये रिटर्न फॉर्म में होगा, ज़बानी कलामी नहीं है। ज़बानी कलामी कॉन्ट्रैक्ट तो हो सकता है, निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट नहीं हो सकता। नहीं स्पेशल पेपर नहीं, किसी भी पेज के ऊपर लिख सकते हैं। ये प्रोमिसरी नोट, ये रिटर्न है। क्या है? इसका मतलब है ज़बानी कलामी कभी प्रोमिसरी नोट, फोन पे एग्रीमेंट तो हो सकता है, प्रोमिसरी नोट नहीं बन सकता। प्रोमिसरी नोट नहीं बन सकता भाई। रिटर्न का मतलब समझ आ गया? इट इज ए रिटर्न। फिर अनकंडीशनल, इसमें कोई कंडीशन अटैच नहीं कर सकते। ये क्या होगा? अनकंडीशनल, कोई कंडीशन अटैच नहीं कर सकते। जैसे आपको याद है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में कंडीशन अटैच कर सकते थे कि जब जहाज आया तो तब आपको चीजें सेल करूंगा। याद है कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट में बड़ा था। कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट या कंडीशनल कॉन्ट्रैक्ट एक ही बात है कि कंडीशन के साथ अटैच कर दिया तो जहाज तो कंडीशन अटैच करने कॉन्ट्रैक्ट बन सकता है। कॉन्ट्रैक्ट कंडीशनल हो सकता है, निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट कंडीशनल नहीं हो सकता, वो हमेशा अनकंडीशनल ही होगा। याद पैसे देने, जो भी पैसे देने, उसे कंडीशन के साथ अटैच नहीं हो सकता। हाँ अगर कोई सर्टन इवेंट हो ना, सर्टन इवेंट हो, वो कंडीशनल नहीं समझा जाता। जैसे फर्ज कीजिए भाई कहने लगे सर मैं 1 महीने बाद पे करूंगा, आई विल पे यू 10,000 आफ्टर। ये भी तो कंडीशन है कि महीना गुजरेगा तो पे करूंगा वरना नहीं करूंगा। तो हाँ लेकिन ये सर्टन समझ ले, इसको ला कहता है ये कंडीशन नहीं है। ठीक है, आई विल पे दिस इंस्ट्रूमेंट इन सादिकाबाद इंग्लैंड। याद है इंग्लैंड के एग्जाम्पल? कहे सर ये भी तो कंडीशन है, सादिकाबाद होंगे तो फिर पे करूंगा, सादिकाबाद के अलावा किसी और जगह नहीं पे करूंगा। देखने को ये भी तो कंडीशन, लेकिन लॉ कहता है ये कंडीशन नहीं है, ये सर्टन है। आई विल पे यू 10 days आफ्टर डेथ ऑफ ए पर्सन। ये कंडीशनल है, ये अनकंडीशनल है। लॉ इसको अनकंडीशनल ही एज्यूम करता है। हाँ लेकिन अगर मैरिज वाला पॉइंट हो वो कंडीशनल है क्योंकि वो अनसर्टन है। शाबाश। तो ये प्रॉमिसरी नोट रिटर्न भी होना चाहिए, अनकंडीशनल भी होना चाहिए।
हाँ जी, जो सर्टन होगा वो अनकंडीशनल ही है। जो टाइम डेट है या सर्टन इवेंट है वो अनकंडीशनल है। पेबल ऑन सर्टन टाइम, सर्टन पर्सन, सर्टन प्लेस, डेथ, ये सर्टन जो है ये अनकंडीशनल ही है। सर्टन भी समझ आए? तो पहला फीचर क्या प्रॉमिसरी नोट का? रिटर्न होगा। दूसरा अनकंडीशनल होगा, अनकंडीशनल होगा। फिर प्रॉमिस है, ऑर्डर नहीं है, वादा है, हुक्म नहीं। भाई प्रॉमिसरी नोट है, प्रॉमिस ही होगा। प्रॉमिसरी नोट है, ऑर्डर होता तो ऑर्डरी नोट ना होता। तो प्रॉमिस है तो प्रॉमिसरी नोट है। प्रॉमिस है, ऑर्डर नहीं है। साइंड बाय मेकर, जिसको मेकर साइन करेगा। इस पे एक पार्टी के साइन होंगे, किसके? मेकर के। दो के साइन नहीं होंगे। दो के किसके साइन होंगे? मेकर के। टू पे सर्टन सम ऑफ मनी, एक सर्टन पैसे अदा करने हैं। सर्टन, अनसर्टन नहीं। अब सर्टन और अब इवेंट का सर्टन अनकंडीशनल तो बता दिया आपको। अब पैसों का सर्टन होना सुन लें। निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट पे जो अमाउंट होना चाहिए सर्टन, जैसे आई विल पे यू 10,000, सर्टन एंड सर्टन। आई विल पे यू 50,000, आई विल पे यू एज मच मनी दैट यू विल बिकम हैप्पी आफ्टर सीइंग इट, अनसर्टन। आई विल पे यू रीजनेबल सैलरी एट मंथ एंड, ये सर्टन सम ऑफ मनी है। आई विल पे यू रीजनेबल सैलरी आफ्टर 1 मंथ, अनसर्टन है, अनसर्टन है। ये कॉन्ट्रैक्ट एक्ट नहीं है, निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है। आई विल पे यू ₹100,000 आफ्टर डिडक्टिंग नेसेसरी चार्जेस, सर्टन है कि अनसर्टन? अनसर्टन। नेसेसरी चार्जेस की अमाउंट नहीं बताई कितना डिडक्ट करना। आई विल पे यू 10,000 प्लस योर कमीशन फॉर प्रीवियस मंथ, सर्टन के अनसर्टन? अनसर्टन। आधा सर्टन आधा अनसर्टन, तो टोटल क्या हो गया? ये नहीं समझ आ रही। कमीशन पता होगा तो लिखा क्यों नहीं? लिखा पता है तो लिखा। इंस्ट्रूमेंट के ऊपर लिखा होना जरूरी है ताकि जब उसको इंडोर्स किया जा रहा हो तो हर बंदे को पता हो मुझे कितने पैसे मिलने हैं। तो सर्टन पैसे भी सर्टन होने चाहिए। फिर से प्रॉमिसरी नोट क्या है? ये ऐसा डॉक्यूमेंट है जो रिटन हो, अनकंडीशनल हो। इसे कंडीशन कोई साथ अटैच नहीं कर सकता। अगर मेरा जहाज आएगा फिर पैसे दूंगा वरना नहीं, नहीं नहीं, ये इंस्ट्रूमेंट है ही नहीं। अनकंडीशनल होना चाहिए। फिर प्रॉमिस हो, ऑर्डर ना हो। फिर मेकर ने साइन करना है, किसी और ने नहीं, दूसरे बंदे ने नहीं करना। फिर जो पैसे हैं वो सर्टन होने चाहिए, कंफर्म कि कितने पैसे, अमाउंट लिखी हो, अमाउंट लिखी हो। अगर रीजनेबल जैसे अल्फाज लिखे हैं तो फिर वो सर्टन नहीं होता। सम ऑफ मनी, सिर्फ पैसे प्रॉमिसरी नोट में आएंगे। अगर आपने कहा आई विल पे यू ₹10,000 प्लस NAC, क्या ये प्रॉमिसरी नोट है? एग्रीमेंट तो हो सकता है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के मुताबिक हो, प्रॉमिसरी नोट नहीं है। प्रॉमिसरी नोट नहीं है। प्रॉमिसरी नोट तो में तो सिर्फ पैसे होंगे। चेक के ऊपर लिखा हो पे, बैंक ऑफ कह रहे हैं पे 20,000 प्लस ए टेबल, बैंक वाला बैंक कहेगा ये चेक है, कहेगा ये चेक नहीं है, मजाक है, ये चेक नहीं है। तो जो निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट होते हैं ये सिर्फ और सिर्फ नहीं। और पैसे भी सर्टन लिखा हो, कितने, इतने पैसे, और यानी सर्टन हो, और इन टर्म्स ऑफ मनी ओनली हो, मनी ओनली, सिर्फ पैसे, सिर्फ टू ए स्पेसिफाइड पर्सन, नाम मेंशन हो। अगर वो ऑर्डर है, बेरर है तो नाम की जरूरत नहीं है। लेकिन प्रॉमिसरी नोट पेबल टू बेरर नहीं होता, इस पे हमेशा नाम होगा।
स्पेसिफाइड पर्सन और ऑन हिज ऑर्डर। ठीक है, कुछ समझ आई? नहीं समझ आई? नहीं आई? ये देखिए, ये है प्रोमिसरी नोट। इसमें देखिए जरा कंडीशन पूरी होती है। सबसे पहला रिटर्न है, अनकंडीशनल है, लिखा क्या हुआ है? ऑन डिमांड आई प्रॉमिस टू पे मिस्टर अरसलान, यानी पेई अरसलान ए सम ऑफ ₹500,000 फॉर वैल्यू रिसीव्ड। ये प्रोमिसरी नोट सही है? इसमें कोई कंडीशन तो नहीं है कि शादी होगी, डेथ होगी, लेटर पर, इस तरह की चीजें कोई नहीं है। चले, अनकंडीशनल रिटर्न भी है, अनकंडीशनल भी है। प्रॉमिस है कि ऑर्डर है? प्रॉमिस। मेकर ने साइन किया है। मेकर कौन है? मिस्टर हैदर। यानी पैसे ये किसकी राइटिंग है? मिस्टर हैदर की। हैदर ने लिखा है। ये किसने लिखा है? मेकर हैदर है। और लिख के साइन किए अपने, स्टैंप लगाई। कितने वाली स्टैंप लगाई? 5 लाख, जो 5 लाख में मुनासिब होते जो भी रेट है। और किसको दे दिया? अरसलान कौन है? यहां पे अरसलान का, हालांकि नाम ऊपर भी लिखा है लेकिन नाम पता पूरा नीचे भी लिख दिया। क्लियर? अब ये साइन होने के बाद इंस्ट्रूमेंट किसके जेब में पहुंच जाएगा? और अरसलान कब आएगा इसके पास? जब उसे पैसों की जरूरत होगी। ये डिमांड इंस्ट्रूमेंट है, टाइम ये बेरर इंस्ट्रूमेंट है या के ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट? स्पेसिफाइड पर्सन है, पैसे सर्टन है, इन टर्म्स ऑफ मनी ओनली, के कुछ और शेयर, फर्नीचर, लैंड, प्रॉपर्टी, कार, हॉर्स, इस तरह की चीजें भी ऐड की हैं? नहीं, इन टर्म्स ऑफ मनी ओनली। ये एसेंशियल पूरे होते हैं। अच्छा, ये डेट क्या है? जिस दिन ये इंस्ट्रूमेंट लिखा गया है, जिस दिन ये इंस्ट्रूमेंट लिखा। अब एसेंशियल्स क्या क्या है? अगर डेफिनेशन याद होगी, एसेंशियल्स क्लियर। पहला, इट मस्ट बी इन राइटिंग, एग्री करते हैं? एक्सप्लेन करने की जरूरत है? वर्बल फोन शून। प्रॉमिस टू पे हो, ऑर्डर टू पे ना हो। अच्छा, एक ना टेक्निकल वर्ड, सेंटेंस, 2 सेंटेंस हैं, दोनों में फर्क आपने ढूंढ दिया ना तो आप समझ लीजिए इस कैरेक्टरिस्टिक एक्सपर्ट हो गए। पहला, मैं आपको 10,000 रुपये दूंगा। दूसरी स्टेटमेंट, मैं आपका 10,000 रुपये का मकरूज हूं। दोनों में फर्क है कि नहीं? एक में प्रॉमिस टू पे है, दूसरे में एक्नॉलेजमेंट ऑफ डेट तो है, प्रॉमिस टू पे नहीं है। अब देखिएगा, मैं आपके 10,000 रुपये का मकरूज हूं, ले सकते हो तो ले लो, ले सकते हो तो, मैं 10,000 रुपये का मकरूज हूं, ले सकते हो तो ले लो। एक्नॉलेजमेंट ऑफ डेट है, प्रॉमिस टू पे नहीं है। धमकी नहीं दे रहा, चैलेंज दे रहा हूं, धमकी नहीं है, चैलेंज। ये तो एक्नॉलेजमेंट ऑफ डेट और प्रॉमिस टू पे में फर्क समझ आया? तो प्रोमिसरी नोट कब वैलिड होगा? जब एक्नॉलेजमेंट ऑफ डेट होगी या जब प्रॉमिस टू पे? शाबाश। ये डेफिनेट एंड अनकंडीशनल होना चाहिए। क्या होना चाहिए? जब जहाज आएगा तब पेमेंट करूंगा। कंडीशनल के अनकंडीशनल? कंडीशनल यानी वाइड। 3 महीने बाद पे करूंगा, अनकंडीशनल। सरगोदा में पे करूंगा, इन भाई की शादी के बाद पे करूंगा, वाइड। पता नहीं हो ना हो, किसी पर्सन की डेथ के बाद, अनकंडीशनल। क्यों? डेट सर्टन है। फिर साइंड बाय मेकर, मेकर ने साइन करने हैं। अगर मेकर को साइन करने नहीं आते, अंगूठा, थंब इंप्रेशन। अब आपने ज्यादा लॉ में गहराई में नहीं डूबना कि सर अगर उसका हाथ ही ना हो
यहाँ पे लास्ट आइलैंड है। हाँ, दूसरे हाथ का अंगूठा, फिर पैर का अंगूठा, कोहनी, नाक, जो जुबान। चले, जिससे पता चलता है कुछ ना कुछ। सर्टन सम ऑफ मनी, 1 लाख रुपया है सर्टन। आई विल पे यू रुपीज 1 लाख। आई विल पे यू रुपीज 1 लाख प्लस योर कमीशन। आई विल पे यू 1 लाख माइनस चार्जेस। इसको कहते हैं कंटिंजेंट एडिशन या सब्ट्रैक्शन। अमाउंट कंफर्म एक होनी चाहिए, उसमें कंटिंजेंट या कंडीशनल कोई चीज ऐड या लेस नहीं कर सकते। हाँ, एक लॉ ने बताया है जो बज़ाहिर लगेगा कि कंटिंजेंट है, यानी कंटिंजेंट से मुराद वो जब अमाउंट कंफर्म ना हो। बज़ाहिर लगेगा लेकिन असल में कंटिंजेंट नहीं, सर्टन सम है। बताऊं क्या? आई विल पे यू रुपीज 1 लाख आफ्टर 3 months along with interest at the rate of 7% per annum। इसमें देखें अमाउंट 1 लाख मेंशन कर दी लेकिन इंटरेस्ट की अमाउंट मेंशन नहीं की। ये कंटिंजेंट है कि नहीं? कंटिंजेंट नहीं, क्यों नहीं है? रेट मेंशन है, आप आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। कंटिंजेंट कब होगी अमाउंट? जब आप कोई अनसर्टन अमाउंट जैसे रीजनेबल चार्जेस ऐड कर रहे हो या लेस कर रहे हो, तो उस वक्त वो अमाउंट कंटिंजेंट बन जाती है। कंटिंजेंट अमाउंट का मतलब अनसर्टन है। ये बात समझ आई? नहीं है? हाँ, ये केस स्टडी करेंगे तो मजीद समझ आएगी। पार्टी सर्टन होनी चाहिए, अनसर्टन तो नहीं होनी चाहिए। अनसर्टन तो नहीं होनी चाहिए। वो कैसे? आई विल पे रुपीज 10,000 टू जकूटा जिन। अब बताइए, सर्टन पार्टी है? अनसर्टन है, अनसर्टन। आगे चलते हैं। प्रॉमिस टू पे लीगल टेंडर। लीगल टेंडर का मतलब क्या है? पाकिस्तानी रुपीज में, फॉरेन करेंसी में नहीं, रुपीज के अलावा किसी और चीज में नहीं। लीगल टेंडर पाकिस्तान में पाकिस्तान की करेंसी है। लीगल टेंडर से क्या मुराद है? और नॉट पेएबल टू, ये मैंने आपको बताया। प्रोमिसरी नॉट पेएबल टू बेरर नहीं होता। प्रोमिसरी नॉट पेएबल टू बेरर नहीं होता। प्रोमिसरी नॉट पेएबल टू बेरर नहीं होता। नहीं समझ आए? प्रोमिसरी नॉट पेएबल टू बेरर नहीं होता। प्रोमिसरी नॉट पेएबल टू बेरर नहीं होता। आखिरी कंसेप्ट आज का। लायबल कौन है पैसे अदा करने के लिए? मेकर लायबल होगा, और कौन होगा? मेकर इज लायबल टू पे या इंडोर से। मेकर पैसे अदा करेगा किसको? पे को। और अगर पे ने इंडोर्स कर दिया है तो इंडोर्सी को। अच्छा, आपने बताना है ये प्रोमिसरी नोट चले। और अगर डिसऑनर हो गया तो फिर कंपनसेट तो पे तो जो मेकर है ना सिर्फ पैसे अदा करेगा जो इंस्ट्रूमेंट के हैं, बल्कि डिसऑनर होने की वजह से जो नुकसान हुआ वो भी कंपनसेट करेगा। आखिरी क्वेश्चन, इसके बाद आपकी छुट्टी। आपने लायबिलिटीज को ध्यान से पढ़ लिया? क्लियर? अब सवाल पूछूं। आई प्रॉमिस टू पे। अच्छा, फर्ज कीजिए मेरा नाम है असलम, मिस्टर असलम लिख रहे हैं। आई प्रॉमिस टू पे माई सेल्फ मिस्टर असलम रुपीज 10,000। ये तो कॉन्ट्रैक्ट में पड़ा था, कॉन्ट्रैक्ट हो ही नहीं सकता। क्या ये प्रॉमिसरी नोट है? लेकिन ये बन सकता है प्रॉमिसरी नोट। बताओ कैसे? नाम चेंज कर, अरे यार, नाम चेंज आदत बन गई है अब हर चीज के पैसे मांगने यार। सर नाम चेंज कर लो। सवाल कल को कहेगा असाइनमेंट करके आए उसके भी पैसे दे, असाइनमेंट के पैसे। कल परसों कहेगा मैं टेस्ट दिया उसके भी पैसे दे। ऐसा थोड़ी होता है, ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं। अच्छा, अब देखें,
अब देखें मेकर इज लायबल टू पे के आई विल पे टू माई, मेकर अगर खुद को ही पेएबल कर ले तो ये वैलिड प्रॉमिसरी नोट नहीं है, लेकिन अगर इसको फिर इंडोर्स कर दे, क्योंकि एक ही पार्टी है इसलिए वैलिड प्रॉमिसरी नोट क्यों नहीं है, लेने वाला देने वाला एक ही बंदा थोड़ी हो सकता है, लेकिन अगर वो इंडोर्स कर दे, क्या कर दे, किसी और पार्टी को, फिर ये प्रॉमिसरी नोट वैलिड हो जाएगा। नहीं समझ आई? प्रॉमिसरी नोट पेएबल टू मेकर वॉइड है, और ऐसा प्रॉमिसरी नोट जो पेएबल टू मेकर है लेकिन मेकर ने उसे किसी और पार्टी को इंडोर्स कर दिया, तो फिर दो पार्टीज आ गई, अब ये प्रॉमिसरी नोट वैलिड हो जाएगा। समझ? क्योंकि अब दूसरी पार्टी को पेएबल है, अब अपने आप को पेएबल नहीं है, अब किसको पेएबल है, दूसरी पार्टी। शाबाश भाई, क्लियर? आज हफ्ता है यार, खुदा का हो कल था। जी जी हाँ, इसकी एग्जाम्पल किसकी, जो अभी मैंने बताया वो एग्जाम्पल ही थी। नहीं यानी कि अगर मेरे को अच्छा केस स्टडी के पास पेपर के क्वेश्चन, हाँ इंशाल्लाह कल आप असाइनमेंट करके आएंगे, उसमें ये सारे कंसेप्ट्स आपके इंशाल्लाह डिस्कस हो जाएंगे। कोई रह जाएगा तो कल जब असाइनमेंट डिस्कस करेंगे तब डिस्कस कर लेंगे। भाई कुछ समझ आई? चलिए आज का लेक्चर यहाँ ख़त्म करते हैं हम। अल्लाह हाफिज़।